हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूआईएस के पैनल पर हम लोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आज लास्ट टॉपिक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में 2 साल के क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करने हैं 2016 में अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी सेगमेंट में जो क्वेश्चंस की संख्या है बहुत कम है और ये कुछ 6-7 क्वेश्चन हैं जो आए थे और 2015 में क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है। 2015 में 2 बार परीक्षाएं हुई थी, एक बार 2015 में परीक्षा हुई, निरस्त हुई, फिर दोबारा हुई। तो आज हम लगातार आप लोगों को 2016 से 2015 तक के क्वेश्चन पेपर एक साथ सॉल्व करवा देंगे, जिससे जो भी आप लोगों की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी और ये सेगमेंट भी खत्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? और आप जानते ही हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं। ऐसी सभी गैसें जो पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती हैं और सोलर इंसुलेशन को अंदर आने देती हैं, बाहर नहीं जाने देती। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली गैस है टोटलिटी में कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरे नंबर पर मीथेन है, तीसरे नंबर पर जो गैस है नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ दिए गए विकल्प में डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो जैव विविधता पर है। जैव विविधता जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी सर्वाधिक जैव विविधता कल ही हम लोगों ने चर्चा किया था, जो वर्षा वन होते हैं उनमें होती है। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पर। तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो सर्वाधिक कहाँ है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। देखिए सी आंसर सही है। ये दोनों क्वेश्चन पहले भी डिस्कस रहे हैं, इसलिए इनकी बहुत डिटेल व्याख्या की जरूरत नहीं है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या क्या होता है? तो देखो, जैसे यूरिया जैसी जब उर्वरक का हम प्रयोग करते हैं तो ये मिट्टी में एसिडिटी की वैल्यू बढ़ा देते हैं, मिट्टी हो जाती है बंजर। जब हम विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, पानी बरसता है तो ये फर्टिलाइजर्स बहते हुए तालाबों में पहुंच जाते हैं, जलाशयों में पहुंच जाते हैं, अंडरग्राउंड नीचे सीप कर जाते हैं, भूमि का जल पहुंच जाते हैं। इस तरीके से ये जल प्रदूषण भी करते हैं। तो जो ज्ञात पक्ष हैं, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण, तो दोनों हैं। क्या उर्वरकों के प्रयोग से वायु प्रदूषण भी होता है? हाँ, होता है। नाइट्रोजन बेस्ड उर्वरक का जब हम प्रयोग करते हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले सॉइल बैक्टीरिया इस नाइट्रोजनी उर्वरक को नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और ये वायुमंडल में पहुंच जाते हैं और प्रदूषणकारी हो जाते हैं। तो यानी सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन तीनों हो जाते हैं। Indiscriminate use of fertilizers lead to soil pollution, water pollution, air pollution, all of the above। तो क्योंकि तीन के तीनों है इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? हमने क्या बताया था? ऐसे कोई भी इकोसिस्टम जो मानवीय हस्तक्षेप से बना होगा। Which of the following is an artificial ecosystem? अब ये देखना है मनुष्य ने कौन सा बनाया। राइस फील्ड, क्या धान का खेत प्राकृतिक है या मनुष्य बोता है? मनुष्य बोता है, इसलिए यही होगा। लेकिन नीचे के विकल्प भी देख लीजिए। वन प्राकृतिक होते हैं, घास के मैदान कल ही बताया था, बहुत सारे घास के मैदान हैं, और इसी के साथ साथ झीलें, तीनों प्राकृतिक हैं। और मनुष्य के द्वारा निर्मित कौन है? राइस फील्ड। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही होगा। इसमें भी कोई बहुत विशेष व्याख्या की जरूरत आपको तो बिल्कुल नहीं है। फूड चेन में, इन ए फूड चेन मैन इज, फूड चेन में मानव क्या है? तो फूड चेन में पहले स्तर पर कौन आती हैं? वनस्पतियां आती हैं जो उत्पादक होती हैं। प्रथम चरण पर कौन आते हैं? शाकाहारी आते हैं। द्वितीय चरण पर मांसाहारी आते हैं। मनुष्य क्योंकि प्रथम चरण के शाकाहारी जीवधारियों जैसी वनस्पतियों का सेवन करता है और कभी कभी मांसाहार भी कर सकता है, द्वितीय चरण पर पाए जाने वाले, तो प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ता के रूप में कार्य करता है। इन फूड चेन मैन इज, प्रोड्यूसर क्या है? प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर्स क्या है? प्लांट या वनस्पतियां प्रोड्यूसर हैं, तो मनुष्य तो नहीं होगा। तो इसलिए ये विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओनली प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं।
हर्बीवोरस होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं? कार्निवोरस होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर, यही विकल्प सही है। जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण है, ये क्वेश्चन कल भी डिस्कस मैंने किया था। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर में हमने आपको स्टैटिस्टिक्स बताई थी कि प्राकृतिक आवासीय विनाश के कारण लगभग 50% जैव विविधता का दोहन हो जाता है, नष्ट हो जाती है। फिर आवासीय प्रदूषण के कारण करीब 7%, विदेशज प्रजातियों के समावेश से 13%, अत्यधिक दोहन से लगभग 24% जो जैव विविधताएं ह्रास होती है। तो सबसे ज़्यादा ह्रास किससे होता है? प्राकृतिक आवासीय विनाश से होता है। ये वर्ल्ड वाइड फंड की जो रिपोर्ट है उसकी स्टैटिस्टिक्स है। कल हम लोगों ने इन सभी पक्षों की चर्चा की थी। कुल एक चीज और है, क्लाइमेटिक चेंज से जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा है वो 6% है। %24। छः 7 13 13 दूनी 26, 26 और 24 कितना हो गया? 50 और 50 100। इस स्टैटिस्टिक्स को याद रखिएगा। 3 बार लगातार ये क्वेश्चन है, पिछले मतलब जो पेपर सॉल्व किए थे उसमें है, इस पेपर में, अगले में भी है। वन्य जीव संरक्षण कौन है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 2016 में दोस्तों कुल इतने क्वेश्चन थे। 2015 में जो री एग्जाम हुआ था और जो 2015 में जो क्वेश्चन हुए थे उनको हम लोग क्रमशः एक साथ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? एनर्जी फ्लो इन ए बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। एकदम सही है। किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह एकल दैशिक होता है, वापस नहीं आ सकती। ऊर्जा बाहर निकलेगी, एक जीवधारी से दूसरे जीवधारी जाएगी, इस दौरान ऊर्जा की कुछ मात्रा क्षयित हो जाएगी, इसलिए ऊर्जा का प्रवाह एक दैशिक होता है। एकदम सही है। इसके अलावा कोई नीचे देखने की जरूरत भी नहीं है हमको आपको, क्योंकि ए विकल्प तो सही है ही। लेकिन फिर भी क्या है? जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। एनर्जी फ्लो इन बायोस्फेरिक इकोसिस्टम में साइक्लिक कहाँ है जब यूनिडायरेक्शनल है? तो पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, सब कुछ नहीं, एक समान बना रहता है। फिर है प्रगामी पोषण स्तर में प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का प्रयोग में कम दक्ष होती हैं, बल्कि अधिक दक्ष होती हैं, इसलिए इसमें दिए गए विकल्प में ए सही है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। पश्चिम बंगाल की नदियों में आर्सेनिक प्रदूषण सर्वाधिक है, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आर्सेनिक, जब पानी में आर्सेनिक होता है तो इसकी वजह से होने वाला जो रोग होता है, पानी में आर्सेनिक प्रदूषण के कारण मनुष्यों में ब्लैक फुट नामक रोग होता है, इसको याद रखे रहना। और ये पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। फिर निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इकोसिस्टम? यह जैव और अजैविक दोनों घटकों से संयुक्त होता है। इट कंप्राइजेस बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। इट हैज इट्स ओन प्रोडक्टिविटी। यह एक बंद तंत्र होता है। इट इज ए क्लोज सिस्टम। इट इज ए नेचुरल रिसोर्स सिस्टम। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। बात सही है। जैविकता हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन ही तो हैं। हम विभिन्न जीवधारियों को खाते हैं, आहार, दवाइयाँ प्राप्त करते हैं। इस तरीके की अनेक चीज़ की निर्भरता हमारे पास है। इनकी अपनी उत्पादकता तो होती है। वनस्पतियाँ स्वयं सूर्य के प्रकाश में उत्पादन स्वयं करती हैं, ये भी सही है। अजैविक और जैविक दोनों घटकों से संयुक्त होता है, ये भी सही है। सूर्य का प्रकाश क्या है? एक अजैव घटक है, एक एबायोटिक कंपोनेंट है। प्लांट क्या है? जैविक कंपोनेंट है। बगैर सूर्य के प्रकाश के तो प्लांट काम नहीं करेंगे। बचा क्या कि ये क्लोज्ड सिस्टम है। नहीं, ये क्लोज्ड सिस्टम नहीं होता, ये एक बंद तंत्र नहीं होता, ये एक ओपन या खुला तंत्र होता है। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि इस जगह पर क्वेश्चन आपके यहाँ आ सकता है। इस जगह पर अगर क्वेश्चन पूछ ले
तो कोई अचरज की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैरीन नेशनल पार्क? लिस्ट अपडेट हो गई है। भारत में इस समय 6 नए मैरीन नेशनल पार्क हैं, लिस्ट देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ दिए गए जो विकल्प हैं उनमें गल्फ ऑफ मन्नार सही है। गल्फ ऑफ मन्नार इसमें दिए गए विकल्पों में सही है। निम्न कालों में किसे प्रायः लघु हिमकाल माना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज जनरली कंसीडर्ड टू बी ए लिटिल आइस एज? 1650 एडी से लेकर के 1870 को लिटिल आइस एज कंसीडर किया जाता है, और ये ग्लोबल स्केल पर नहीं था। लिटिल आइस एज जो है वो जो नदर्न हेमिस्फीयर इसके ऊपरी अक्षांशों में ठंड ज़्यादा हो गई इस दौरान, इसलिए इसको लिटिल आइस एज कहते हैं, लेकिन ये ग्लोबल फिनोमेना नहीं था, एक लिमिटेड एरिया में था। डेट याद रखिएगा 1650 से जो है 1870 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को मेगा डाइवर्स कंट्री समझा जाता है? मेगा डाइवर्स कंट्रीज में 17 देश आते हैं, 17 ऐसे देश हैं जिनको मेगा डाइवर्स कंट्री माना जाता है। और ये जो मेगा डाइवर्स कंट्री हैं जिनकी संख्या 17 है, इस लिस्ट में जो अब 17 देश का नाम बताना तो बेकार ही है। इस लिस्ट में खैर भारत भी शामिल है, लेकिन इसमें दिए गए विकल्प में ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो जिनेवा में हुआ था 1979 में हुआ था, एकदम सही है। फिर प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन फर्स्ट अर्थ समिट एजेंडा 21 ये रियो डी जनेरियो में हुआ था, ये भी सही है, एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। फिर अर्थ समिट +5 ये यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में हुआ था 1997 में हुआ था, ये भी सही है। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में नहीं, क्योटो के साथ जुड़ा हुआ है, क्योटो। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? डी सुमेलित नहीं है। अगला है इथेनॉल और पेट्रोल मिक्सचर को ईंधन के रूप में यूज करने की कानूनी मान्यता पर। Which of the following countries has made it mandatory to blend ethanol with gasoline? Mandatory माने कंपल्सरी, और तब ऐसा काम करने वाला ब्राजील दुनिया का पहला देश है। हालांकि हमारे देश में भी अब पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिक्सचर किया जा रहा है, 10% तक मिक्स किया जा रहा है, इसको बढ़ा करके 20% कर दिया जाएगा, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यता नहीं है। तो यहाँ दिए गए विकल्पों में डी है। 2015 में अर्थ आवर कब मनाया गया था? उत्तर 28 मार्च, लेकिन 2015 पूछेगा ही क्यों? आज से पूछेगा तो 2021 पूछेगा। 2021 में जो अर्थ आवर बनाया गया है वो 27 मार्च को मनाया गया है, 27 मार्च को। और जो अर्थ आवर जो 27 मार्च को मनाया गया था, हर जब अर्थ आवर हम मनाते हैं तो उसका अपना एक मोटो होता है, उसका अपना एक ध्येय या सूक्त वाक्य होता है। 2021 में जो 27 मार्च को अर्थ आवर मनाया गया था, उसका जो मोटो है क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। इसका सूक्त वाक्य है, क्लाइमेट में ऐसा चेंज किया जाए कि जिससे हमारी अर्थ बच जाए। क्लाइमेट चेंज तो प्राकृतिक घटना है, उसको हम इस तरीके से कंट्रोल करें कि ये जो है कह सकते हैं अर्थ बच जाए, तो उसको इसका मोटो है क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? देखो ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इसका उत्तर तो इजराइल है। किसी भी तरीके से इजराइल के संदर्भ में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था। ये क्वेश्चन क्यों आ गया? करंट अफेयर्स के कारण आ गया। 2015 में इजराइल के साथ जो है देखिएगा तो विदेश संबंधों में एक इजाफा हुआ था। उस दौरान पत्र पत्रिकाओं में इजराइल के बारे में तमाम सूचनाएं थी। एक सूचना वहाँ ये भी थी कि यहाँ पर है तो जो इजराइल है एकदम आप देखिए कि ड्राई एरिड जोन है,
लेकिन इसराइल ने अपने कुल क्षेत्रफल, जो भौतिक क्षेत्रफल उसके पास है, उसमें 30% उसने फॉरेस्ट को लगा रखा है। तो तमाम तरीके के फॉरेस्ट हैं, प्रोटेक्टेड एरिया है। इसीलिए, क्योंकि करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, इसलिए इसराइल पर क्वेश्चन बना था। पूछना नहीं चाहिए था और कभी ये क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, क्योंकि अब करंट अफेयर्स में इसराइल का उस तरीके से कोई उल्लेख तो है नहीं। फिर निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? Which of the following has been identified as biodiversity hotspot in India? हमने अब क्या बताया था? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ होते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ स्थित हैं? एक तो केरल के आसपास के क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट में, और दूसरा उत्तरी पूर्वी हिमालय, जो म्यांमार से लगा हुआ, बर्मा से लगा हुआ क्षेत्र, वहाँ पर। यहाँ देखा जाए क्या लिखा हुआ है। सुंदरबन, वेस्टर्न घाट, मानस, चेरापूंजी। चेरापूंजी अत्यधिक वर्षा के लिए जानी जाती है, एक अलग बात है कि बदल गया हो। तो यहाँ दिए गए विकल्प में जो वेस्टर्न घाट है, ये देखिए इसका सही उत्तर है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट इसका सही उत्तर है। Which of the following is not responsible for increase in biodiversity of an ecosystem? निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं? जैव विविधता क्यों बढ़नी चाहिए, किन कारणों से बढ़नी चाहिए? प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जैव विविधता उतनी ही ज़्यादा स्थायी होती जाती है, उतना ही ज़्यादा प्रजनन दर बढ़ती जाती है, उतना ही ज़्यादा उसमें विस्तार होता जाता है। तो पहला विकल्प एकदम सही है। दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र की आयु, पारिस्थितिक तंत्र की जब आयु कम होती है, यानी जब वो प्राइमरी स्टेज में होते हैं, तो जैव विविधता बहुत लंबे समय तक नहीं रहती, जल्दी जल्दी बदलती जाती है। हाँ, जब क्लाइमैक्स स्टेज में पहुंच जाती है तो जैव विविधता स्थायी हो जाती है, लंबे समय तक बनी रह पाती है, और जैव विविधता की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो पारिस्थितिक तंत्र की आयु भी जो है वो प्रभावित करती है। पोषण स्तरों की कम संख्या, जितना ज़्यादा पोषण स्तर होते हैं, एनर्जी फ्लो उतना ही कम होता जाता है। जितना एनर्जी फ्लो कम होगा, टॉप लेवल पर रहने वाले जीवधारियों के जीवन पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो एक विकल्प है इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंसेस, ये जो आप कह सकते हैं उस तरीके से सीधे उत्तरदायी नहीं। ऑफकोर्स जब होगा तो है। तो यहाँ दिए गए विकल्पों में जो बी विकल्प है, इसको आप बाहर कर सकते हैं। Which one of the following is most significant factor in coral bleaching? निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल विरंजन क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? कोरल्स ऐसे जीवधारी हैं जो पाए कहाँ जाते हैं? जो पाए जाते हैं समुद्रों में। ये रंगीन होते हैं। कोरल ब्लीचिंग का आशय क्या होता है? कोरल का रंग खत्म हो जाना, सफेद हो जाना। दो कारणों से कोरल ब्लीचिंग होती है: समुद्र के तापमान में वृद्धि और समुद्र के अम्लीय होते जाने के कारण। तो समुद्र के तापमान में वृद्धि क्यों होगी? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। दो कारणों से कोरल ब्लीचिंग होती है, कोरल का रंग उड़ जाता है। एक तो भूमंडलीय तापमान, समुद्र के तापमान में वृद्धि, और दूसरा समुद्र में अम्लीयता की मात्रा बढ़ना और जो क्षारीयता की मात्रा उसके कम होना। देखिए, प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरीय जलों में अवसाद और वैश्विक उष्णता। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग यहाँ सही आंसर होगा। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो यहाँ एक सही आंसर होगा, उसके साथ साथ दूसरा क्या है? समुद्र का अम्लीय होता जाना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। 2015 में जो कुछ और क्वेश्चन आए हैं, उसने पूछा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? Which one of the following pairs is correctly matched? ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। ये अजीब सा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस उद्देश्य से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसका उद्देश्य बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। तो ये दिया हुआ है कि पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। ये तो बिल्कुल ही सही सुमेलित नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र हम लोग क्या डिस्कस किए थे? समुद्र होते हैं, महासागर। महासागर या ओशंस जो हैं,
ये सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है ओशन, इसलिए पहला तो एकदम गलत है। एबायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हमेशा एबायोटिक नहीं होते, बायोटिक भी हो सकते हैं, मतलब अजैव और आप कह सकते हैं जो अजैव एबायोटिक और आप कह सकते हैं बायोटिक, दोनों कंपोनेंट हैं। अच्छा, अब क्योंकि बैक्टीरिया जीवित हैं इसलिए बायोटिक कंपोनेंट है ही हैं, जैविक कंपोनेंट हैं, लेकिन क्योंकि वो एबायोटिक पदार्थों को डिग्रेड करते हैं इसलिए उसके साथ भी संबंधित होते हैं। तो क्योंकि बैक्टीरिया जीवित है इसलिए होना तो इसको बायोटिक चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लिखा है एबायोटिक कंपोनेंट, इसलिए ये भी गलत है। फिर हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र ग्रीन प्लांट्स इकोसिस्टम के लिए आवश्यक हैं, ये तो सही बात है क्योंकि वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। इसलिए यहाँ पर दिए गए विकल्प में से होगा वर्षा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है वर्षा ग्लोबल वार्मिंग कॉज नहीं करती है, वर्षा के कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो वर्षा होती है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग इस साइड और वर्षा इधर लगा होता तो हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। जैव विविधता के कम होने के मुख्य कारण क्या है, ये क्वेश्चन देखो तीसरी बार आ गया। जो प्रदूषण है उसके कारण 7%, विदेशी जातियों का प्रवेश 13%, अत्यधिक दोहन 24%, आवासीय विनाश 50%, सबसे ज्यादा जैव विविधता क्यों खत्म हो रही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण खत्म हो रही है। अभी इस क्वेश्चन को पहले हल करवाया है, केवल एक और चीज बताई थी, क्लाइमेटिक चेंज के कारण जैव विविधता के कितना परसेंट नष्ट हो रहा है, 6%। देखो क्लाइमेटिक चेंज, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जैव विविधता के कम होने का सबसे छोटा घटक कौन सा, सबसे लीस्ट कौन है, क्लाइमेटिक चेंज कुल 6% है। तो अभी तो सबसे ज्यादा पूछ रहा है, सबसे कम पूछ लेगा तो क्लाइमेटिक चेंज 6% आ जाएगा। ये जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे कम उत्तरदायी एक फैक्टर होगा। ये क्वेश्चन आना जरूर चाहिए, कभी कभी आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है, क्यों इंग्लैंड, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। 2008 की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया था कि क्लाइमेटिक चेंज के कारण बीमारियां जो बढ़ रही हैं उनकी संख्या जो है करीब 15 बताई गई थी, लेकिन ये 2008 की रिपोर्ट है, करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन बनता नहीं इसके ऊपर, कोई क्वेश्चन बनते हुए दिखता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल फसल है, अब ये समझ लीजिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है। हर वो फसल जिसमें तेल होगा, यानी जितने भी ऑयल सीड होंगे उनसे बायोडीजल बनता है, क्योंकि जैट्रोफा या रतनजोत, जो रतनजोत है या जैट्रोफा, इसमें तेल निकलता है, इससे बायोडीजल बनता है, इसे इंडियन बायोडीजल प्लांट भी कहा जाता है। कोई भी ऐसी फसल जिससे तेल निकलेगा बायोडीजल बन जाएगा, और कोई भी ऐसी फसल जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा उससे इथेनॉल बन जाएगा, जैसे गन्ने से इथेनॉल बनता है जो पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है। तो फॉर्मूला समझ लीजिए, फसल नहीं पढ़े हो मत जानो, अगर फसल से तेल निकल रहा है तो बायोडीजल बनेगा, और अगर जो फसल है उसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है तो बायो इथेनॉल बनेगा, विच यू विल मिक्स विद पेट्रोल, और तब आप उसको यूज करेंगे। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, बहुत फर्जी क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा वगैरह के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चला था, उत्तराखंड में चला था, ये पादप संरक्षण से संबंधित है, बहुत फर्जी क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि इसको और टिपिकल बनाया जा सकता है। बहरहाल फिर अगला क्वेश्चन है, वन सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास इन द ईयर, अभी तो पहले किए हैं 1972 में इसको पास किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी एक पिटा पुराना क्वेश्चन है। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र में कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडायवर्सिटी सैचुरेटेड एरिया इन इंडिया, क्या फर्जी क्वेश्चन फिर आया। उष्णकटिबंधीय वर्षावन ही जैव विविधता के सर्वोत्तम क्षेत्र होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में 2 जगह पर है, केरल में पश्चिम घाट में और उत्तर पूर्वी हिमालय में म्यांमार के आसपास के क्षेत्र में। यहाँ दिए गए विकल्प में जो पश्चिमी घाट है ये सही उत्तर हो गया।
जैविकता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज, क्या बायोडाइवर्सिटी से हम भोजन प्राप्त करते हैं या दवाइयाँ प्राप्त करते हैं या उससे हमें औद्योगिक फायदे होते हैं इसलिए उपयोगी है, या ये इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जरूरी है? इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। हम और आप नहीं भी रहेंगे तब भी बायोडाइवर्सिटी रहेगी और ये इकोसिस्टम को मेंटेन करती रहेगी। इसलिए यहां दिए गए विकल्प में डी विकल्प सही होगा। फिर अगला है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? कल ही चर्चा हुई थी कि सौर ऊर्जा में किसी तरीके का प्रदूषण होता नहीं है, और तब फिर सोलर सेल्स का उत्तर होगा, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पाद जो होते हैं ये आप देखिए जो होते हैं इनमें गैसें निकलती हैं दहन पर। फिर दूसरी चीज़ है, वन उत्पाद को भी जलाओगे तब भी नॉक्शस गैसें निकलेंगी, जैसे लकड़ी जलाएंगे। नाभ के विखंडन से नॉक्शस गैसेस या पर्यावरण प्रदूषणकारी गैसें तो नहीं निकलती, लेकिन रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं पर्यावरण में। ग्रीन, हाँ अच्छा, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सल्फर डाइऑक्साइड दांत, फ्लोराइड प्रदूषण, भोपाल गैस त्रासदी। आपको मालूम है कि भोपाल गैस त्रासदी जो है ये मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ संबंधित है, फ्लोराइड प्रदूषण दांत के साथ संबंधित है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के साथ संबंधित है, ओजोन रिक्तता से चर्म कैंसर होता है, यही विकल्प सही है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड नंबर 3। अभी पहले ही किया है और तब यहाँ क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। लेकिन तब पर्यावरण के संबंध में 2016 और 2015 में जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने क्रमशः सॉल्व कर लिया। ये उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके सभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी के प्रश्नों को हम लोगों ने क्रमशः हल कर डाला है, क्योंकि 24 तारीख को आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा एकदम सामने है। इसलिए युवा IAS की जो लेक्चर लिस्ट है उस पर चले जाइए, प्लेलिस्ट पर। कम से कम अमित वत्स सर ने जितना करंट अफेयर्स पढ़ाया, 500 क्वेश्चन हम बार बार कहते हैं, उनके पढ़ाए हुए 500 क्वेश्चन रट डालिए। ये पक्का है कि आपको करंट अफेयर्स के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन सर के नोट से सीधे मिल जाएंगे। दूसरा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आप देख रहे हैं क्वेश्चंस कितने रिपीट हुए हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए, 5 साल के क्वेश्चन अगर आप हल कर देंगे तो उम्मीद करता हूँ कि 50% क्वेश्चन करीब करीब वहाँ से मिल जाए। तो अब बहुत समय नहीं है। जो युवा IAS के पैनल पर जो एक्सपर्ट्स ने पेपर सॉल्व करवाए हैं उन पेपर्स को अगर आप देख डालते हैं, सभी पेपर्स को, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी और करंट है, तो आपकी तैयारी पूर्ण होगी। इस समय इलाहाबाद में जो सबसे बेहतरीन टीम हो सकती है जो सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए युवा IAS के पास है। NP शुक्ला सर ने पॉलिटी गवर्नेंस सॉल्व करवाई थी, मैं विजय पांडे हूँ, साइंस टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट इकोलॉजी मैंने सॉल्व करवाया। विनोद उपाध्याय सर ने हिस्ट्री क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था आप लोगों के साथ। डॉक्टर सतीश सर जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के साथ जुड़े उन्होंने ज्योग्राफी क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। इंद्रेश सर ने जो एक बहुत ही डायनेमिक और यंग पर्सन है उन्होंने इकोनॉमिक्स सॉल्व करवाया था। अनुज सर ने मिसलिनियस क्वेश्चंस, जनगणना के संबंध में जो क्वेश्चन, जो पॉपुलेशन के संबंध में क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाया था। मिसलिनियस क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश संबंधित है वो भी सर ने सॉल्व करवाया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्ले लिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। और फिर अमित वत्स सर ने करंट अफेयर सॉल्व करवाया था। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लीजिए, और आप लोग जितने भी हम लोगों ने लेक्चर्स में आज तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं उन सबको सुन लें, क्वेश्चन उनमें से आपको मिल जाएंगे। बाकी आगामी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। भगवान करें कि आप सभी लोगों को प्रारंभिक परीक्षा में चयन हो जाए। थैंक यू।